हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगेन समर्स का दिन। और समर्स का वो दिन जो कि एक मुश्किल रात के बाद आया था, क्योंकि जब भी कासिम बीमार होता है तो उसके बाद वाली उससे पहले वाली रात बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये सो नहीं सकता और फिर हम सब भी डिस्टर्ब ही रहते हैं। यहाँ पे हम इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे और कासिम की ये बहुत गंदी वाली आदत है कि बेल्ट नहीं लगाता सीट पे बैठ के। इवन अगर हम लोग लगाएं भी तो वो उसको ऊपर करके निकल आता है। अभी मैं इसको मोबाइल पकड़ा के थोड़ा सा स्टेबल कर रही थी कि यहाँ से किसी अगर पुलिस ने देख लिया तो वो सीधा हमें सुबह सुबह फाइन ठोकेंगे यहाँ पे आके। खैर अभी ये थोड़ा सा ही रास्ता गुजरा था हमारे घर का, और कासिम यहाँ तो बड़ा ही पेशेंस शो कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा ही आगे जाते ही कासिम साहब ने अपना मोबाइल पीछे किया और ख़ुद नीचे उतर आए और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अभी तो हमारे घर से जस्ट 5 मिनट की ड्राइव पे थे डॉक्टर्स, सो इट वाज लाइक ओके। बट अगर कहीं दूर जाना पड़ जाए ना तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कासिम को इस चेयर पे बिठाना। अभी यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के लिए आ चुके थे, और आजकल के बच्चे भी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट कह लें हो चुके हैं ना, इनको पता चल जाता है कि ये वाला रूम जो है डॉक्टर का है। अभी कासिम यहाँ पे खड़े होकर यही देख रहा था, और फिर यहाँ तक वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर का रूम आता है ना उसके पीछे पीछे भी जाएगा जब डॉक्टर आती है कॉल करने। बट जैसे ही डॉक्टर का रूम इसको नज़र आता है ना तो ये ऑलवेज ट्राई कि मैं वहाँ से भागाऊँ। लेकिन है डॉक्टर का चेकअप हो चुका था और उसने हमें एक मेडिसिन दी थी जो कि हमने पिक करनी थी। और यहाँ पे कासिम आकर, हालांकि ये बीमार था लेकिन फिर भी ये आकर बड़े मज़े का यहाँ पे खेल रहा था। और मुझे इतना फ़नी लगा, ये जैसे ही बेल बजी ना कि हमारा अब नंबर आ चुका है, फ़ौरन से गया और वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से। फ्रॉम हियर यू कैन इमेजिन कि हमें कासिम गाड़ी में कितना ज़्यादा तंग करता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 5 मिनट की ड्राइव से बेहतर है 10 मिनट की वॉक कर कर कासिम के साथ चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में तो ये इतना ज़्यादा तंग करता है ना समटाइम्स कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और कंट्रोल अगर ना करें तो जब कोई पुलिस वगैरह देखेगी वो तो हमें ही फ़ाइन करेगी ना। आज हम लोगों का काफ़ी दिनों बाद प्लान था बारबेक्यू का। आज काफ़ी अच्छा समर का डे था, सो हम लोगों ने सोचा कि बारबेक्यू करना चाहिए। एक दिन पहले ही हमने टेम्परेचर देखा था, और जब बारबेक्यू करें ना तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको डिनर लेट मिलेगा। सो इसलिए सारी आवाम का थोड़ा सा पेट भरने के लिए और उनका मुंह बंद कराने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हैवी सा नाश्ता बनाते हैं आज। वैसे भी वीकेंड था, सो मैंने आलू वाले पराठे बनाने का सोचा। हम लोग जब भी आलू वाले पराठे बनाते हैं तो लाजमी साथ मूली वाले पराठे भी बनते हैं हमारे घर, क्योंकि आधे लोग मूली वाले खाते हैं और आधे लोग आलू वाले खाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने ट्राई किए आलू मेथी वाले पराठे, सो इसलिए हमारे पास आज सिर्फ आलू मेथी थी। हमने मूली का आज जस्ट स्किप कर लिया था। साथ में यहाँ पे हम लोग चाय भी बना रहे थे। चाय में ना हम लोग सौंफ भी डालते हैं। वैसे ये सौंफ बहुत ज़्यादा कम लोग डालते हैं, लेकिन इवन मेरी फैमिली में भी इतना ख़ास कोई नहीं डालता चाय में। बट इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है ना, अगर आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा। ऐसा लगता है कि वो जैसे हैवी सी चाय होती है ना, वो थोड़ी लाइट हो जाती है। जैसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये वैसे भी। अच्छा, जब भी मैं ना आलू वाले पराठे या किसी भी फिलिंग वाले पराठे बनाती हूँ ना, तो हमेशा मैं उनको 2 रोटीज़ के साथ बनाती हूँ, नॉट लाइक स्टफ़ करके बीच में। जैसे मैंने लास्ट टाइम नान बनाए थे, आप लोगों के साथ भी शेयर किए थे। क्योंकि नान का तो ये होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसकी अगर मैं 2 लेयर्स करूँ तो वो ऊपर वाली लेयर तो उठ ही जाए सारी, और ऐसा ही फ़ील हो जैसे 2 रोटियाँ लगी हुई हैं। लेकिन जब आप पराठा बना रहे होते हैं ना, आप 2 रोटी के साथ बनाएं तो बहुत ईजी काम रहता है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैंने आलू वाले पराठे या किसी भी फिलिंग वाले पराठे बनाने हो ना, तो मैं 2 बॉल्स ले लेती हूँ छोटी छोटी, इन द फॉर्म ऑफ पेड़ा। सो मेरे पास 2 पेड़े होते हैं और मैं उनको ऐसे हाथ जितना बेल लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसके ऊपर फिलिंग रखती हूँ। क्योंकि अगर आप छोटा बना के उसको ज़्यादा बेलेंगे ना तो वो बहुत डिस्टर्बेंस रहती है। आपके ऊपर वाली रोटी ना बार बार स्लिप हो रही होगी, क्योंकि वो अंदर से फिलिंग भी ज़रा हैवी पड़ी होती है। क्योंकि इतनी सी थोड़ी सी तो फिलिंग डालनी नहीं होती, हम लोग चाहते हैं कि पूरे किनारों तक जाए फिलिंग। सो फिर जब ऊपर रोटी भी मोटी होगी, नीचे फिलिंग भी हैवी होगी, नीचे वाली रोटी भी मोटी होगी, तो आप ऊपर से बेलेंगे ना तो वो तीनों चीज़ें इधर उधर होना शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज़ रियली नाइस आइडिया। अगर आपका दिल है बनाने का तो आप छोटे छोटे बॉल्स की तरह पेड़े लें और उनको थोड़ा सा फैला कर दोनों पेड़ों को उसके ऊपर फिलिंग लगाएं। अब ये ऑलमोस्ट कह लें हाफ रोटी बेली हुई थी ऑलरेडी। इसके बाद मुझे हार्डली आई थिंक 1-2 दफ़ा बेलना पड़ा,
एंड दैट वॉज इट। इसके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैंने एक और काम किया था कि ये जब भी आप इस तरह रोटी ऊपर रखें ना, तो ये चीज़ एक दफ़ा कंफर्म कर रहे हैं कि कोई एयर ना हो इसके अंदर, और अच्छी तरह से किनारों पे ना पानी लगा के इसको थोड़ा सा दबा दें, तो बिल्कुल वो लगता ही नहीं है कि ये आपने 2 रोटियों से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं ना थोड़ी सी स्पाइसेस भी डाल रही थी, क्योंकि हमारे घर आधे लोग स्पाइसेस खाते हैं, आधे नहीं खाते। सो जिनकी जो जो कस्टमाइजेशन होती है मैं साथ साथ करती रहती हूँ। कुछ को अनियंस चाहिए होते हैं, कुछ को ग्रीन चिलीज चाहिए होती हैं, और कुछ को जस्ट स्पाइस चाहिए होता है। सो आप भी इस तरह से एक बेसिक सा मिक्सचर बनाएं और साथ साथ कस्टमाइज़ करते जाएं, जिसका जैसा जैसा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने जब जैसे ही उसको पलटा ना, तो आप देख रहे होंगे कि साइड से वो डिस्टर्ब हुई हुई थी। सो मैंने एक दफ़ा उसको सेट किया और एंड दैट्स इट। बस थोड़ा सा रोलिंग पिन के साथ आप इसको बेलें, और वो आप देखेंगे अभी जैसे मैं रोटी को उठाऊंगी ना, तो आप साइड से देखिएगा कि कितना ज़्यादा जो मिक्सचर है वो साइड्स तक गया हुआ है, बिल्कुल एंड तक यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। इससे पहले मैं जब भी स्टफ़ पराठा बनाने का सोचती थी ब्रेकफास्ट में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता था कि इट्स समथिंग डिफ़िकल्ट, जब बनाऊंगी तो पता नहीं ठीक बनेगी या नहीं, इतना ज़्यादा मेस हो जाएगा, वो बार बार फिलिंग निकलेगी, और फिर जो है डो ऊपर से डिस्टर्ब होगी, दिस एंड दैट। बट जब से मैंने इस तरीके से बनाना शुरू किया ना 2 रोटी के साथ, तो बिलीव मी और नॉट, मैं सहरी के टाइम पे भी, मतलब जब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, मैं उस टाइम भी काफ़ी दफ़ा सहरी में आलू के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि स्पेशली वीकेंड्स में जब हम लोग रात को जाग रहे होते हैं, तो फिर समटाइम्स थोड़ा सा रूटीन को चेंज करने के लिए रमज़ान में नॉर्मल पराठे के बजाय हम लोग ये आलू वाला पराठा खाते थे। और आई थिंक ये थोड़ा सा नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा कह लें हेल्दी भी है, नॉट इन द सेंस कि आलू आप सिर्फ यूज़ करें, आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, लाइक मूली यूज़ कर लें, या कोई भी सीजनल वेजिटेबल आपके पास है, आप उसके साथ इस पराठे को बनाएं। बेस्ट थिंग इसकी ये है कि इस पराठे के अंदर कोई भी घी या ऑयल नहीं जाएगा, जितना भी है ना वो सिर्फ ऊपर से ही जो लगेगा वही होगा, और वो तो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं जो भी डाइट कॉन्शियस लोग हैं। मैं तो इतना ज़्यादा फ़िलहाल नहीं कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मुझे ये गोल्डन और डार्क लाइट गोल्डन और ब्राउन सा कलर को वो बड़ा ही पसंद था, एंड आई फील कि जब तक ये कलर ना आए ना, तो वो पराठा कच्चा कच्चा सा ही लग रहा होता है। सो और किसी को घर में इतनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस भी नहीं थी डाइट की, सो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना ज़्यादा केयर नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों को कंट्रोल करना भी है ना, तो आप इस तरह का पराठा बनाएं, हल्का सा ऊपर घी या ऑयल जो भी लगाना है आपने वो लगा रहे हैं, और फिर इससे हेल्थ भी रहेगी, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, आपका कार्ब जो है आटा बहुत कम जाता है, और इस आटे से ना पेड़ा भी बड़ा ही छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि 2 लेने होते हैं ना, तो दोनों बड़े छोटे छोटे से पेड़े लेकर आप पूरा पराठा बना लेते हो। और ज़्यादा इसमें जाती है वेजिटेबल को भी आप ऑयल फ्री बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहती कि आप ज़रूर बनाएं या ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ऑयल फ्री खाना अनलेस आप इट्स मस्ट फॉर यू, अनलेस ये आपकी ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आई वुड नेवर प्रेफर ऑयल फ्री खाना। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज हमारा बारबेक्यू का प्लान था। सो हम लोगों ने भी ना अपनी सिस्टर्स के घर ही जाना था, क्योंकि हमारा जो अपार्टमेंट है इसमें आउटडोर जगह बहुत बड़ी नहीं है। सो बारबेक्यू अगर करें, हमने वैसे किया था एक दफ़ा यहाँ पे भी, लेकिन वो बड़ी ईजी नहीं होता। तब हम लोग जस्ट आई थिंक 2-3 लोग थे, तब हमने वहाँ पे कर लिया था, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन भी था बाहर आउटडोर करने का। सो फैमिली भी ज़्यादा थी माशाल्लाह। सो हम लोगों ने प्लान किया कि अपनी सिस्टर्स के घर ही मैरिनेटेड मीट वगैरह लेकर चले जाते हैं। बाकी हमारा बारबेक्यू का सेटअप ऑलरेडी वहीं पे ही था, हमें कुछ शिफ्ट नहीं करना पड़ा। हम लोग जैसे ही वहाँ पे गए ना, तो हमारे पास जो कोयले पड़े हुए थे वो बहुत ही पुराने पड़े हुए थे, वो हार्ड से होते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून्स में नहीं होते गोल गोल से, उस तरह के पड़े हुए थे, और वो बहुत टाइम लेते हैं जलने में। मे बी अनलेस आप एक्सपर्ट हो तो आप जला लो, लेकिन हमसे तो बड़ा ही टाइम लेते हैं। फिर हम लोग गए, उनके घर के साथ ही ना सुपर मार्केट भी है, तो हम लोग वहाँ पे गए, हम लोग ये बर्नर्स लेकर आए, जो कि इसलिए क्विक है कि आप जब भी बारबेक्यू करें ना, तो इनको जला के साथ लगा दें, तो ये जो भी कोयले हैं आपको उनको जलाने में हेल्पफुल रहेंगे। बारबेक्यू में हम लोग का फुल चिकन का प्लान था। हमारे घर कोई भी मीट लवर नहीं है, स्पेशली बारबेक्यू के केस में, क्योंकि ऑलरेडी बारबेक्यू में आपको डाउट ये होता है कि पूरा टेंडर होगा या नहीं। सो वी ऑलवेज प्रेफर कि चिकन ही हो। यहाँ पे फर्स्ट आइटम था चिकन तंदूरी, सेकंड आइटम था तंदूरी विंग्स, और थर्ड आइटम था चिकन मलाई बोटी, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स थे। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खुशबुएँ आ रही थी ना, तो सब लोगों को और भी चीज़ें याद आ रही थी कि ये चीज़ भी हो, वो चीज़ भी हो। सो वो आप देखिएगा कि अभी जो हमारी ग्रिल है उसके ऊपर बहुत सा न्यू स्टफ़ भी आपको नज़र आएगा, जैसे छल्ली और पता नहीं अनियंस और मोर वेजिटेबल्स, इस तरह की।
आई थिंक बारबेक्यू खुद घर में करने की एंजॉयमेंट एक डिफरेंट ही होती है, क्योंकि पूरा घर, पूरी फैमिली या जो भी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सब एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं। कोई लगा हुआ होगा ये सीखे बनाने में, कोई लगा हुआ होगा मैरिनेशन को देखने में, कोई लगा हुआ होगा कोयले जलाने में, कोई इनको प्रिपेयर करने में, और एक ना एक ऐसा भी होगा जो खड़ा होकर कह रहा होगा ये कच्ची उतारी है, ये ख़राब निकाली है, ये जला दी है। हमारी लैंग्वेज में इन लोगों को टेस्टर या क्वालिटी इंजीनियर कहा जाता है, जो कि काम करने के बाद जस्ट उनका ये काम होता है कि देखें कि क्या चीज़ कैसी बनी है, कहाँ से ख़राब है, उसको कैसे ठीक करें। इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये लोग टेस्ट ना करें और जो पका रहा होता है उस वक्त उसको थोड़ी सी बेजारी भी चढ़ रही होती है कि यार ख़त्म हो, कितनी रह गई है, कितना और रह गया है, अच्छा ये लास्ट है, अच्छा एक और लास्ट है। तो वो ऐसे करते करते ना वो थोड़ी सी जल्दी में और थकन में इस तरह होता ही रहता है। यहाँ पे हम लोग देसी तरीके से इसको ऊपर से झेल भी रहे थे हवा। हमारे पास फ़ैन यहाँ पे अरेंज नहीं हो रहा था, सो हम लोगों ने हाथ से ही ना वो हैंड फ़ैन बना लिया था। वैसे हमारे पास हैंड फ़ैन भी है पाकिस्तान वाले, बट वो इतने प्यारे से है ना, तो मेरा दिल नहीं किया उनको यहाँ पे ला के ऐसे ऐसे करो और वो गंदे हो जाए, मैरिनेशन वाले हाथ लगे। सो इसलिए वो मैं यहाँ पे नहीं लाई थी। यहाँ पे जी हमारा बारबेक्यू ना करते रेडी हो गया था, और सब कुछ बहुत ही मज़े का बना था। सबसे ज़्यादा मलाई बोटी पसंद की गई थी, आप देख भी रहे होंगे वो खाली खाली हुई नज़र आ रही थी। एंड हमने एंड में ना जो रेडीमेड सीख कबाब होते हैं ना, वो भी उसी ग्रिल के ऊपर रख दिए थे। खाने में तो अच्छा लग ही रहा था, लेकिन वो देखने में भी प्यारा लगना शुरू हो गया था, क्योंकि अदरवाइज़ ना ये फील आ रही थी कि सिर्फ चिकन ही चिकन है। चले है तो सिर्फ चिकन ही, लेकिन अब साथ में हमारे मीट कबाब्स भी आ चुके थे। सो नो मोर कंप्लेन कि बारबेक्यू सिर्फ चिकन का था, हमने मीट भी बारबेक्यू किया हो। हम लोगों ने ना ये सारा मीट एक दिन पहले मैरिनेट किया था, और इतनी ख़ास टेंडराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ढेर सारा लेमन लगाया था, और जो मलाई बोटी थी उसमें क्रीम और दही था, इसलिए वो ऑलरेडी टेंडराइज़ हो गया था। लेकिन जैसे लोग बहुत से जब ईद पे बारबेक्यू करते हैं ना, तो वो ज़रूर लगाया करें टेंडराइज़र, अदरवाइज़ वो लोग बिल्कुल जस्ट मीट वेस्ट कर रहे होते हैं इन द नेम ऑफ बारबेक्यू। थैंक्स जी, आप लोगों ने मेरा व्लॉग वॉच किया और अभी तक आप मेरे साथ हैं, देख रहे हैं मेरे व्लॉग को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, हैव अ लवली एंड अ ब्यूटीफुल डे अहेड। टेक केयर, बाय बाय।